हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रकाश के अपरावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन नामक वाले पाठ को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरियों में संबंध। आसान भाषा में कहें तो हम बेटा UVF में संबंध देखेंगे पहले अवतल लेंस के लिए। तो पहले किसके लिए देखेंगे बेटा? हम अवतल दर्पण के लिए। लेंस बाद में देखेंगे बच्चों, अपवर्तन में। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो बच्चों ये है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। बस देखते रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए बच्चों, आगे हम कुछ क्वेश्चन को, डायग्राम को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ डायग्राम है जिसे हम लोग इसको ध्रुव मानेंगे, P मानेंगे। और देखिए एक वस्तु को यहाँ रखेंगे। आइए मान लेते हैं मेरे पास एक वस्तु है। क्या है बच्चों? ये मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु। इस वस्तु का नाम दे रहे हैं हम OO डैश। क्या देंगे बच्चों? OO डैश। और मान लेंगे यहाँ पर दिया है सेंट्रल और यहाँ दिया है फोकस। ठीक है, मान लेंगे ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। इसके बारे में बता चुके हैं पार्ट 1 में, जाके देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम सीधे लाइन, इसको हम गिराते हैं। एक लाइन को हम यहाँ से भेजेंगे यहाँ पर। बेटा यहाँ पर भेजने का यह मतलब है, ये लाइन बेटा घूम जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मतलब पार नहीं होगा, डॉट डॉट करके जाएगा। हम जब इसको सीधा गिराएंगे तो ये फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बेटा? फोकस से। जिसको ऐसे गुजारेंगे कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। उसके बाद दूसरी लाइन हम गुजारेंगे केंद्र से। कहाँ से बच्चों? केंद्र से। केंद्र से जाने वाली लाइन उसी पे वापस चली जाएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे वापस चली जाएगी। अब इस पर बेटा एक हम क्या गिराने जा रहे हैं? लंब। तो इस पर अगर हम लंब गिरा देंगे बेटा, वो टेढ़ा लग रहा है लेकिन है एकदम सीधा। इस पर एक लंब गिराओगे तो ये N, ये इसको आप P इसको भी मान लीजिएगा। वेरी नियर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिएगा बेटा, अब हम जो ये कट रहा है बिंदु, एक दूसरे को जो काट रहा है, ये प्रतिबिंब बनेगा। I डैश बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? I डैश। अब आपको यह समझना है कि यहाँ पर जो ये केंद्र है, अब यहाँ की दूरी क्या है, दूरी को आप समझना। देखिए OP के बीच की दूरी U माना जाता है, U। क्योंकि बेटा दर्पण के इधर माइनस चलता है और दर्पण के इधर प्लस चलता है। अब दर्पण के इस तरफ संख्या रेखा देखा होगा ना आपने, मूल बिंदु को इस तरफ क्या प्लस चलता है, इस तरफ माइनस चलता है। तो U क्या है? माइनस में लेंगे। U है वस्तु की दूरी। क्या है बेटा? वस्तु की दूरी। मेरी बात पहले समझिएगा। और उसके बाद CP जो होगा वो -R होगा, क्योंकि ये होगा वक्रता त्रिज्या। क्या है बेटा? ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद बच्चों या IP है। क्या है? IP की दूरी अगर देखें तो -V होगा। क्या होगा? -V। भाई प्रतिबिंब की दूरी, IP की दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद बच्चों अगर देखें FP तो ये होगा -F। ये होगा बच्चों फोकस दूरी। क्या होगा बच्चों? फोकस दूरी। चलिए इसके बाद देखिए फोकस दूरी हो गया है। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे? दो त्रिभुजों को उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। एक त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज को उठाएंगे, 1 1 को। ठीक है, तो अब बताइए इस त्रिभुज के लंब में इस त्रिभुज के लंब के भाग देंगे, इस त्रिभुज के आधार में इस त्रिभुज के आधार को भाग हम देंगे। तो आइए त्रिभुज पहले लिखेंगे, त्रिभुज OC और त्रिभुज I बेटा ये I डैश है, ये I C समरूप हैं। क्या बेटा? समरूप हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए समरूप हैं तो इस त्रिभुज के लंब, इस त्रिभुज के लंब में इस त्रिभुज के लंब के भाग देंगे। ठीक है,
फिर समझिए, इस त्रिभुज के लंब में इस त्रिभुज के लंब से भाग देंगे। लंब बताइए, पहले वाले त्रिभुज देखिए, अब इसको फार्मूले के अगर माध्यम से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ओ ओ डैश का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ये दूसरा ही है आई आई डैश सी का लंब, फिर लगाएंगे बराबर, फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ ओ डैश सी है बेटा, ये डैश है, त्रिभुज ओ ओ डैश सी का आधार बटे त्रिभुज आई आई डैश सी का आधार, ये लेंगे। अब एक काम करो बेटा, लंब में लंब का भाग देंगे, आधार में आधार का। लंब लंब क्या बेटा, इस त्रिभुज का लंब ओ ओ डैश, इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है आई आई डैश। बेटा त्रिभुज हल्का तिर्यक बन गया है, इतना याद रखना, हल्का टेढ़ा हो गया है, तो ये थोड़ा सीधा बनाएंगे तो ये प्रॉक्सी सेम होगा। ठीक है, अभी हम अगले वाले उत्तल लेंस में देखेंगे, इसको थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा ये कर्व हो चुका है, इस वजह डायग्राम थोड़ा मेरा कर्व हो गया, हल्का सा टेढ़ा हो गया है। तो बच्चों ओ ओ डैश का आधार क्या है, ओ ओ डैश का आधार है ओ सी, ओ सी। भाई त्रिभुज ओ ओ सी का आधार क्या है, त्रिभुज ओ ओ सी का आधार क्या है, ये आधार देख लीजिए बच्चों, नीचे वाला आधार है और ये लंब है, इसमें भी ये आधार है ये लंब है। ठीक है, आगे त्रिभुज देखेंगे उसके भी हम अभी बताएंगे। तो एक काम करो बेटा, इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो इसका जो आधार है ओ सी है, और त्रिभुज आई आई डैश का जो आधार है वो है आई सी, या सी आई भी बोल सकते हो। इसे आप समीकरण 1 मान लो। क्या मान ले रहे हैं, 1 1। अब हम क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, आइए देखते हैं। इसके बाद मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर लाइन खींचूंगा, लाइन मेरा चल जा, पेन चल गया। देखिए बच्चों, त्रिभुज, अब एक त्रिभुज ये लेंगे, देखो जिसमें हम 2 लिख रहे हैं, 2 नंबर लिखा, 2 नंबर नहीं दिया, नीले नीले समझ जाना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज लेंगे हमने, आपको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इस त्रिभुज का नाम, इस बिंदु को आप ए मान लेना। क्या मान लेना, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए पी एफ, त्रिभुज ए पी एफ, और ये त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई त्रिभुज आई आई डैश। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज आई आई डैश सी को लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस त्रिभुज ये त्रिभुज हमने समरूप मान लिया। क्या मान लिया, समरूप है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी एफ का लंब बटे त्रिभुज आई आई डैश सी का लंब। ठीक बेटा, आई आई डैश एफ होगा, बेटा आई आई डैश एफ होगा, सी नहीं एफ होगा, क्योंकि सी आई आई डैश सी इधर लिया है ना, तो आई आई डैश सी हो जाएगा, आई आई डैश एफ होगा, आई आई डैश एफ, एफ आई आई डैश एफ का लंब बराबर, फिर त्रिभुज ए पी एफ का आधार, फिर लिखो त्रिभुज ए पी एफ का ए हो आई आई डैश एफ का, आई आई डैश का आधार। तो आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं, फिर देखते हैं इसका लंब, ए पी एफ का लंब है ए पी, और आई आई डैश का लंब है आई आई डैश एफ का लंब है आई आई डैश, और ए पी एफ का आधार अगर देखा जाए, ए पी एफ का आधार है एफ पी बटे, अब आई आई डैश एफ, आई डैश एफ का आधार, आई डैश एफ का आधार है आई एफ। अब ध्यान से देखो बेटा, ए पी को हम ओ ओ डैश के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये दोनों समांतर लाइन के बीच की दूरी क्या होगा, समान, ये ओ ओ डैश है ना बेटा, तो समांतर रेखा के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ए पी को ओ ओ डैश बटे आई डैश, पी क्या है बेटा, एफ पी बटे आई एफ, ये है। इसको समीकरण क्या मान ले रहे हैं हम, 2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 उठाओ बेटा। एक क्या है, ये है ओ सी
बटे सी आई। समीकरण 2 क्या है बेटा? देखिए लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड को हम बराबर कर लेंगे, ऐसे समझिए। आई एफ। तो बच्चों अब रही बात, यहाँ देखिए सबको देखो एफ पी, देखो सब में पी है, देखो पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सभी वैल्यूम पी आपको बनाना है, चाहे जैसे बनाओ, लेकिन बस इक्वेशन को कोई फ़र्क ना पड़े, कोई चेंज ना हो। तो एक काम करो, ओ सी। ओ सी कहाँ है बेटा? ओ सी। बेटा ओ सी को पहले था मेरे पास ओ सी, हमने बढ़ा दिया, ओ सी को ओ पी लिख दिया। भाई ओ सी को हमने ओ पी लिख दिया। अच्छा बताओ, जितना हमने बढ़ाया है, मेरे पास था, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल समझो, मेरे पास 5 रुपये है, हमने 7 रुपये लिख दिया। लेकिन क्यों लिखा है? तो लिखा है बस इसमें 2 माइनस को तो इक्वल हो जाएगा। भाई 5 में से 2 जाएगा, 7 ही आएगा ना। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ओ सी है, हमने इसको बढ़ा के ओ पी लिख दिया। ओ पी कितना बढ़ाया है? सी पी बढ़ा दिया है। तो जितना बढ़ाया, पहले मेरे पास ओ सी था, हमने सी पी और बढ़ा के लिख दिया ओ पी। तो जितना बढ़ाया है उतना घटा दो। सी पी बढ़ाया था तो सी पी घटा दिया, बटे सी आई में वही लगाएंगे। सी आई, सी आई केवल इतना इतना, तो सी आई को हमने सी पी लिख दिया, सी आई को क्या लिख दिया? सी पी। तो कितना बढ़ाया है? आई पी बढ़ाया है, तो उसको घटा दो। एफ पी को कोई मतलब कुछ ना करना है, इसमें पी पहले से है। आई एफ को बदलना है, आई एफ, आई एफ को हमने लिख दिया आई पी, आई एफ को लिख दिया आई पी। तो कितना बढ़ाया बेटा? एफ पी बढ़ाया है, तो एफ पी घटा दो। तो बच्चों आइए मान रखते हैं अब इसमें सबका, सबका मान कैसे लिखेंगे? ओ पी, ओ पी का मान माइनस यू है, माइनस सी पी, सी पी का मान माइनस आर है, माइनस आर, बटे सी पी का मान माइनस आर, माइनस आई पी, आई पी का मान माइनस वी है, बराबर एफ पी, एफ पी, एफ पी का मान माइनस एफ है, आई पी, आई पी का मान माइनस वी है, माइनस एफ पी, एफ पी का मान माइनस एफ है। अब बच्चों ज़रा यहाँ पर कहानी को समझते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस यू माइनस का इधर कर दिया, बटे माइनस माइनस प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस का आर इधर कर दिया, बराबर माइनस एफ को ऐसे रहने दो, बटे माइनस माइनस प्लस वाला इधर कर दो, माइनस वाला उधर। अब इसका क्रॉस गुणा करो, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा आर माइनस यू और एफ माइनस वी, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का एफ और v माइनस आर, ये होगा। अंदर गुणा करो बेटा, आर का इसमें गुणा करेंगे तो आर एफ होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस आर वी होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस यू एफ होगा, माइनस माइनस प्लस, अब यू का वी में करेंगे तो यू वी होगा, बराबर इसका इसमें करेंगे माइनस एफ वी होगा, माइनस माइनस प्लस एफ आर होगा। तो बच्चों एफ आर से एफ आर कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो बेटा, आर बराबर एक फार्मूला होता है, हम आपको आइए बता देते हैं, यहाँ पर बता दे बेटो, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला R बराबर 2F होता है। क्या होता है बेटा? यही अप्लाई करेंगे इसकी जगह पर बेटा, इसकी जगह पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं R की जगह पर। तो बताइए बच्चों, ये R की जगह क्या होता है? R बराबर 2F, तो माइनस का 2F R की जगह रखा, V ऐसे रहने दिया, UF प्लस UV माइनस FV। तो बच्चों इन दोनों को उधर ले जाओ, इन दोनों को बेटा हम उधर ले जा रहे हैं, जो माइनस वाले उनको हम उधर ले जा रहे हैं। तो मेरे पास यू वी बचेगा बराबर माइनस एफ वी बचेगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 2FV, ये भी माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा UF। अब एक काम करो, यू वी बराबर 2FV में एक FV घटाएंगे, केवल FV बचेगा और UF बचेगा। अब लिखेंगे UVF से भाग देने पर, क्या भाग देने पर। चलिए बच्चों आइए हम भाग देते हैं, कैसे भाग देंगे आप बने रहिए हमारे साथ, अब देखते रहिए। भाग दे रहे हैं बेटा, इसमें पहले पूरा लिख लो, यू वी बराबर बराबर एफ वी प्लस यू एफ, ये होगा, इसमें भाग दो, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ। अब एक काम करो, u से u, v से v कट गया, और क्या बचा बेटा? 1/f बचा केवल, फिर लगाओ बराबर। अब f से f, v से v कट गया, 1/u बचा, प्लस u से u, f से f कट गया तो 1/v बचा। इसको आप थोड़ा अच्छा करने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ऐसे लिखिएगा। ये क्या है बच्चों? ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
चलिए बच्चों, अब हम लेके आए हैं दूसरा नंबर प्रूविंग। क्या है? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, ये मेरा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए पेंट है, इस तरह पेंट किया जाता है इसमें लाल ऑक्साइड का और पारे की कलई का। ठीक है, ये मेरा पेंट हो गया। अब हम यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे? वस्तु। मान लीजिए ये मेरे पास वस्तु है, ये है ओ डैश। अभी हमने अवतल लेंस के लिए, अवतल दर्पण के लिए देखा है। अब हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे बच्चों। इससे पहले हमने किसके लिए देखा था? अवतल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध देखने चाह रहे हैं। तो बेटा आप वस्तु रख देंगे, वस्तु से सीधी एक लाइन आपको मुख्य अक्ष के समांतर, ये ध्रुव है बेटा, ये पी है, इसी के जस्ट समांतर एक लाइन खींचनी है। तो लाइन खींच दिया। तो लाइन जब खींचोगे तो ये मुड़ जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा ऐसे। मतलब अब इसको जब बढ़ाएंगे हम तो ये कहाँ से गुजरना चाहिए था? इस इधर तो पूरा जाएगा, टकरा जाएगा, इधर जाके इधर से पूरा टकरा जाएगा। लेकिन जब इसको हम डॉट डॉट करके सीधा बढ़ाएंगे तो ये जहाँ से गुजरेगा वहाँ फोकस होगी बेटा। कहाँ से गुजर रहा है? जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ फोकस होगी इसकी एफ। और यहाँ पर बेटा सेंट्रल होगा, तो दूसरी लाइन इसके सेंटर पे हमें गिरानी है। कहाँ पर? सेंटर पर, ऐसे। तो यहाँ से आप यहाँ तक तो गिराएंगे, उसके बाद इधर डॉट डॉट लेके जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इधर जाएगी नहीं, वापस लौट आएगी। लेकिन हम इसको आभासी मान रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जाएगी टकरा कर वापस आ जाएगी। पेंट है, लेकिन हम इधर फिर भी इसको हमने डॉट डॉट किया ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए। जो ये कटा है वहाँ पर बेटा इमेज प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या नाम होगा इसका? आई डैश। क्या नाम होगा बेटा? आई डैश। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा डाकर्ती बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे देख लीजिए, ये दूरी होता है यू। क्या होता है? यू। और इधर की माइनस हो, क्योंकि हमने बताया था इधर माइनस चलता है बच्चों, इधर प्लस। अब बताइए ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस यू। और ओपी क्या है? वस्तु की दूरी, हम ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद बेटा ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वी हो जाएगी। इतनी दूरी क्या होगी? वी। ठीक है, इतनी दूरी क्या होगी? वी। और इतनी दूरी क्या होगी? इतनी दूरी होगी एफ। क्या होगी? हैं? अब इतनी दूरी क्या होगी? आर। क्या होगी? आर। समझ में आ गया सभी दूरी? अब देखिए इसके बाद की कहानी कि ये है OP बराबर माइनस यू। अब IP की बात करें हम, IP बराबर प्लस का V। भाई इधर तो प्लस चलता है ना। अब FP की बात करें, FP तो F होगा। अगर CP की बात करें, CP तो R होगा, है ना। अब देखिए इस पॉइंट को आप A नाम दे दो। क्या नाम दे दो? A। अब इस पर एक लंब गिरा दो, और ये मान लो P के ही नियर है तो इसको P ही नाम दे दो, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये अप्रॉक्सी वेरी नियर है ना, तो ये P मान लो, चाहिए P मान लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए जो हम करने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज, इसी त्रिभुज में देखो एक छोटा सा त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में इसके कोने सेम होने चाहिए, आधार सेम होनी चाहिए। आई डैश सी क्या है बच्चों? समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। इस कंडीशन में इसका लंब में इसके लंब का भाग देंगे, इसके आधार में इसके आधार के भाग देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब लिखो। त्रिभुज आई डैश सी का लंब बराबर, अब फिर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ डैश सी का आधार बटे त्रिभुज आई डैश सी का आधार। लंब में लंब का भाग, आधार में आधार का भाग। अब आइए बच्चों भाग देने की कोशिश करते हैं। ओ डैश, देखो त्रिभुज ओ डैश सी का लंब ये है ओ डैश बटे आई डैश सी का लंब, आई डैश सी का लंब है आई डैश। क्या है बच्चों? आई डैश लंब है। और एक बात और बता दें हम आपको, बराबर लगा दिया
त्रिभुज ओ ओ डैश सी का आधार, ओ ओ डैश सी का आधार है ओ सी, ओ सी, और आई आई डैश सी का आधार है आई सी, आई सी। इसे आप समीकरण क्या मान लो, एक। क्या मान लो बच्चों, एक। अब आगे कहानी देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा। त्रिभुज, अब ये वाला उठाएंगे, ए पी एफ, ए पी एफ, और त्रिभुज, इसी में एक त्रिभुज और होगा बेटा, देखो छोटा सा, ये देखो आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ क्या हैं, समरूप हैं। क्या है बच्चों, समरूप हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखेंगे त्रिभुज ए पी एफ का लंब, अब भाग देंगे हम दूसरे त्रिभुज, त्रिभुज आई आई डैश एफ का लंब, ठीक है। उसके बाद बराबर त्रिभुज ए पी एफ का आधार बटे त्रिभुज आई आई डैश एफ का आधार, ठीक है। चलिए बच्चों आइए वैल्यू पुट करते हैं। इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए पी, ए पी, आई आई डैश एफ का लंब आई आई डैश एफ, इसका लंब क्या है बेटा, आई आई डैश। अब इसका आधार, आधार क्या है बेटा, पी एफ, पी एफ। अब इसका आधार क्या है बेटा छोटे का, आई एफ, आई एफ, ठीक है। आई आई डैश एफ का आधार क्या, आई एफ। अब आपको पता है ए पी जो है वो ओ ओ डैश के बराबर होगा, समांतर लाइन, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती हैं। तो ये मान रख लो बेटा, ए पी को ओ ओ डैश रख सकते हो बटे आई आई डैश बराबर पी एफ बटे आई एफ। अब एक काम करो, समीकरण 2 मान लो, अब ये एक था ना, वो 2 हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी, आइए देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर भी लिख सकते हो, तुलना, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों तुलना करने हैं। लंब में देखो, जब लेफ्ट हैंड बराबर होता है राइट हैंड के इक्वल कर लेते हैं। क्या है, ओ सी बटे आई सी बराबर पी एफ बटे आई एफ। तो बच्चों आइए इनको सबको पी में कन्वर्ट करते हैं। देखो सब में पी है ना, सब में पी है, तो सबको पी में बनाओ आओ। ओ सी को हम लिख देंगे ओ पी प्लस पी सी, ओ सी को लिख देंगे ओ पी प्लस पी सी। इसमें क्या किया हमने बेटा, 7 रुपये को 5 + 2 लिखा है, नहीं जैसे 7 हमारे पास, तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2। भाई ब्रेक करके लिखा ना, वही हमने किया। ओ सी बहुत लॉन्ग था, यहाँ से यहाँ तक था, तो हमने उसको ब्रेक करके लिखा, ओ पी प्लस पी सी। अब आई सी में आ जाओ। आई सी बेटा, आई सी है, इसमें पी तो है नहीं, बढ़ा दो बेटा, हमने लिख दिया पी सी, पी सी लिख दिया। जितना बढ़ाया है उतना घटा दो, कितना बढ़ाया हमने, इतना, पी आई हमने घटा दिया। पी एफ को ऐसे रहने दो। अब बात आ गई किसकी, आई एफ, आई एफ, आई एफ है ना, आई एफ को लिख दो बेटा पी एफ, कितना बढ़ा दिया बेटा हमने, पी आई या आई पी बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, आई पी बढ़ाया या पी आई बढ़ाया, बात एक ही है। देखो आई पी बोलो या पी आई बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पर आइए वैल्यू मान को पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखिए ओ पी माइनस यू प्लस पी सी आर, पी सी आर, आर है बच्चों ये आर, और पी आई एफ, उसके बाद पी एफ एफ, पी एफ आई पी वी। अब एक काम करो बच्चों, आइए इसका तिरिया गुणा करते हैं हम। इसका देखो, इसको पहले काम करो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करेंगे तो इसको आगे पीछे कर देना है। देखो इसका इधर गुणा करेंगे ये लिखेंगे, लेकिन इसमें प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इधर गुणा करेंगे एफ माइनस वी बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे एफ आर माइनस एफ, गुणा करो इसका बेटा आर एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस आर वी, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस यू एफ, माइनस प्लस इसका इधर गुणा करेंगे यू वी बराबर एफ आर माइनस, ओ हो गलत हो रहा है, दोनों एफ नहीं होगा। देखो बच्चों ये पी आई है ना, पी आई वी है बेटा, ये क्या होगा, वी होगा, ये इधर जाएगा तो वी होगा। तो बच्चों ये वी था, ये वी होगा, समझ गए बेटा। पी आई देखो डायग्राम में देखो,
पी आई वी है तो वी लिख दिया, इधर जाएगा वी हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे एफ आर, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का एफ वी होगा। क्या होगा, ये वी है ना तो एफ वी हो जाएगा। अब देखो एफ आर से एफ आर कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, अगर याद हो तो क्या बता दें, आर बराबर 2F बताया था ना, वही फार्मूला हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं इसकी जगह पर। तो माइनस का 2FV माइनस का UF प्लस का UV बराबर माइनस का FV। एक काम करो, दोनों माइनस को उधर ले जाओ तो मेरे पास UV बचेगा बराबर माइनस का FV। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2FV और ये उधर जाके प्लस का UF हो जाएगा। और लिखेंगे दोनों ओर UVF से भाग देने पर आइए बच्चों देते हैं। थोड़ी सी जगह हमको चाहिए, यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा। देखिए UF से भाग देने से पहले बेटा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको घटा दो पहले, एक स्टेप छूट गया है बच्चों। इससे पहले एक स्टेप और लिखिएगा यहाँ पर, इसको घटा दो पहले, भाग देने से पहले इसको घटा दो। ये क्या है, UV बराबर माइनस, अब बताओ देखो 2FB से 1FB जाएगा तो FV बचेगा ना, बोलो FV बचेगा। अब उसके बाद प्लस UF, अब यहाँ पर थ्योरी लिखना है UVF से भाग देने पर क्या लिखोगे बेटा, ये वाला स्टेप जो वहाँ लिख देना है, ये वाला स्टेप उठा के यहाँ लिख देना है। अब आइए भाग देते हैं, UV बराबर FV प्लस UF, भाग दो बेटा UVF। अब देखो बेटा क्या क्या कट रहा है, जो कटे उसे काटिए। F से F कटेगा, U से U कटेगा, V से V कटेगा, F से F कटेगा, UV बचा क्या बच्चों मेरे पास, जो बचा उसको आप बताइए, बाकी छोड़ दीजिए। 1/F बचा बराबर 1/U बचा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, याद रखना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, नीचे V बचा। इसे लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये यहाँ पर नोट कर लो। तो बच्चों यह मेरी प्रूविंग आ गई है, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। बच्चों पहले आप ये नोट बनाइएगा डायग्राम, फिर ये यहाँ उल्टा हम लोग चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे ये डायग्राम, फिर ये हम नंबर यहाँ दे दे रहे, पहले नंबर पे डायग्राम ना, उसके बाद बेटा ये दूसरे नंबर पे ये सब लिखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में आप ये लिखेंगे, चौथे नंबर में ये वाला नोट करेंगे, लास्ट वाले नंबर में आप ये नोट करेंगे, 5वें नंबर में, ठीक है, ताकि कुछ आप भूलिएगा मत, सीरियल से हो जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, रेखीय आवर्धन। क्या है, रेखीय आवर्धन। बच्चों रेखीय आवर्धन है क्या, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा इसकी जो है वो लिखेंगे यहाँ से कि देखिए लिखने का तरीका, देखो लिखने का तरीका जो है, एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, उसको आप ज़रा देखिए। M बराबर फार्मूला होता है I/O। क्या होता है बेटा, I/O। I का नाम क्या है बेटा, वैसे प्रतिबिंब की लंबाई, इसका नाम है प्रतिबिंब की लंबाई। अब इसका नाम क्या है बच्चों, वस्तु की लंबाई। क्या है, वस्तु की लंबाई इसका नाम है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी बच्चों, सुनिए बहुत ही ध्यान से, कि प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में I और वस्तु की लंबाई O। प्रतिबिंब की लंबाई और I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को, मतलब बटे, अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे
m से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, ये परिभाषा हो गया और आपका यह फार्मूला हो गया। चाहे ये फार्मूला आप नोट कर सकते हो, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी समझिए। इसी फार्मूले को आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, m बराबर माइनस वी बटे यू, ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। क्या बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये बेटा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो बेटा इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इन दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है ना, तो राइट हैंड भी सेम कर सकते हैं। आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। तो बेटा ये फार्मूला आप दर्पण में यूज कर सकते हो। किसके लिए, दर्पण के लिए। दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण के लिए। तो ये तीनों फार्मूला आप लगा सकते हो दर्पण के लिए। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। देखिए बच्चों, हम अगली हेडिंग लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जिसका मतलब है रिफ्रेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब है क्या बेटा इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक काम करिए, जी है बेटा, GST। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। परिभाषा लिखने से पहले इसके डायग्राम को आइए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अब मान लिया मेरे पास एक कांच है। अब प्रकाश आएगी इसमें, ये आई प्रकाश आ गई। अब ये आने वाली प्रकाश है, अब ये क्या होगा, हल्का सा मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये मुड़ गई। अब बीचों बीच में बेटा एकदम अभिलंब होता है। क्या होता है, ये मेरा अभिलंब है, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब ये समझिए, देखिए ये जो माध्यम, ये कांच है, इधर क्या है बेटा, कांच है, इधर का क्या है, कांच मान लिया। इधर का क्या मान लिया हमने, वायु। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया n2 है। तो देखिए बेटा, इसे हम विरल माध्यम कहते हैं। वायु वाले माध्यम को हम दूसरी भाषा में विरल बोलते हैं, क्योंकि आयु कण बहुत विरल होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसे हम विरल माध्यम भी मानते हैं, विरल माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, विरल माध्यम। ऐसे ही कांच के कण बहुत पास पास होते हैं, तो इसे हम सघन माध्यम मानते हैं। क्या मानते हैं, सघन माध्यम भी कह सकते हैं, माध्यम। तो बच्चों आपको ये समझिए, विरल माध्यम, सघन माध्यम हो गया। आने वाली प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जाने वाली प्रकाश को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। आइए थोड़ा हाईलाइट करते हैं इसको, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो बच्चों, और बच्चों इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। और एक बात बच्चों, हम आपको बता दें कि ये जो एंगल है ये आपतन कोण है। क्या है, आई से होता है आपतन कोण, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और ये क्या है, आर। क्या है, आर है अपवर्तन कोण, इसे हम आर मानेंगे। ये क्या है, यह है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्या बच्चों, ये अपवर्तन कोण, यह आर है, आप देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। तो अब एक इसको कोई पॉइंट हम मान सकते हैं, या तो रहने दीजिए अभी यहाँ पर। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे, सुनिए। जब प्रकाश, क्या, जब प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम, एक माध्यम से, जब प्रकाश एक, यहाँ लिख दे रहे बच्चों, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है। तो इसकी दिशा और चाल बदल जाती है, दिशा और चाल बदल जाती है। अर्थात 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 अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने
मार्ग से, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं, अर्थात अपने मार्ग से विचलित 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 हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों हमारी ये डिफिनेशन आपको अच्छी लगी होगी, हमें उम्मीद है। अब हम इसके नियम लिखते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा? अपवर्तन के नियम। आइए बच्चों इसके नियम लिखते हैं। तो इसके लिखेंगे, इसमें इसके 2 नियम होते हैं। इसके 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। कौन कौन सा? पहला नियम जो है बच्चों ये कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। कौन कौन सा बेटा? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है बच्चों। चलिए बच्चों आइए दूसरा नियम इसका देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा नियम अगर हम कहें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले एक डायग्राम हम बना दे रहे हैं, इसी के आधार पर लिखिएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत होता है या नियतांक होता है। तो देखो इसी को देख के लिखेंगे हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसे बोलते हैं बेटा आपतन कोण और इसको बोलते हैं ज्या। क्या लिखेंगे हम? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण। बच्चों आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन होता है। और अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन होता है। का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, यह दूसरा नियम है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए बच्चों इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए बच्चों ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। क्या बच्चों? ये अभिलंब है। अब आपको बता दें ये एक प्रकाश आ रही है, ठीक है, इसे हम आपतित प्रकाश मान लेंगे। ये आएगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। देखिए बेटा ये वायु का मान लिया है और ये मतलब ने कांच मान लिया है। क्या? कांच, या आसान भाषा में इसको विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो ये वाला माध्यम N1 है और ये वाला माध्यम मेरा N2 है। ये प्रकाश आई अपवर्तित हो गई। और बता दे बेटा ये वाला एंगल क्या है? आई है। ये वाला एंगल क्या? आर है। ये हम ऊपर बता चुके हैं आपको। इस किरण का नाम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा। जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, समझिएगा बेटियों मेरी बात को। जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तब क्या होगा बेटा? तब फार्मूला होगा 1N2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जब प्रकाश
अब उल्टा जाएगी, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है। मेरी बात समझिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब प्रकाश पथ का उत्क्रमणीय होता है यदि, देखो बेटा इसके बाद क्या होता है, हम प्रकाश पथ का उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आता है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आता है, तब क्या होगा बेटा, 2n1 क्या होगा, 2n1 बराबर साइन, देखिए बेटा आगे पीछे करने से ये ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, अगर इसको इधर कर दो तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर आइए बच्चों गुणा करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 1n2 गुणे दूसरा क्या है 2n1 बराबर समीकरण 1 का क्या है साइन आई बटे साइन आर गुणे, अब ये क्या है साइन आर बटे साइन आई। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा आप कहानी को, साइन आर कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बच्चों, इधर देखिए इस तरफ हमारे पास बचा 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, ये आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ये रिलेशन आ गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसी प्रकार यदि माध्यम 3 हो, ये 2 माध्यम के लिए, किसके लिए था बच्चों, 2 माध्यम के लिए। अब यहाँ लिखेंगे यदि माध्यम 3 हो, कौन कौन से माध्यम, देखिए तो 3 माध्यम का मतलब पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, या इसी को डिनोट कर सकते हैं। पहला माध्यम एयर, क्या मान ले रहे हैं हम एयर, और दूसरा माध्यम मान ले रहे हैं कांच, दूसरा माध्यम मान ले रहे हैं हम जी माने कांच, ग्लास, कांच को हम ग्लास कहते हैं, और तीसरा माध्यम हम मान ले रहे हैं वाटर, डब्लू को हम वाटर मतलब जल, वाटर। 3 माध्यम हो गया, पहला वायु, दूसरा कांच, तीसरा जल लिक्विड में, 3 माध्यम हो गया बेटा। अब इसी माध्यम को हम फार्मूले के माध्यम से ऐसे लिखेंगे 1n2 गुणे 2n3 और तीसरे माध्यम से पहला, इनका भी मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा बेटा। ये फार्मूला या ओ आर बेटा, अगर हम इसी को डिनोट करें 1 को एयर से तो पहला मेरा एयर हो जाएगा, दूसरे माध्यम को जी से तो दूसरा जी हो जाएगा, दूसरा जी एन, तीसरे माध्यम को हमने डब्लू से तो यहाँ डब्लू हो जाएगा, गुणे तीसरा माध्यम डब्लू एन, पहला माध्यम एयर बराबर 1 हो जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला बनेगा बेटा, ठीक है, यदि माध्यम को उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब एक काम करिए बच्चों, ये फार्मूला बन चुका है। इसी के बाद ज़रा एक मेरी बात को और समझिए। अब इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, अगर किसी एक का मान निकालें, मान लो जी एन डब्लू का मान निकालना है, जी एन डब्लू का, तो बटे में, देखिए ये बटे में चला जाएगा दोनों, ए एन जी, देखो जिसका मान निकाला उसको रोक दो, बाकी इन दोनों को बटे में ले जाइए, डब्लू एन ए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम आगे पीछे कर देंगे, डब्लू को इधर ए को इधर, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे पीछे करने से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ए एन डब्लू बटे ए एन जी। तो एक मेरे पास फार्मूला बन गया बेटा, क्या बन गया, फार्मूला। अब एक बात और समझिएगा, देखो जो यहाँ पर जो पीछे वो आगे हो गया, जो जी है वो यहाँ हो गया, जो इसमें नहीं है वो आगे है। सिमिलरली ऐसे ही हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, देख लीजिए, या सिमिलरली इसी तरीके कैसे, जैसे हमको निकालना है ए एन जी, तो देखो बेटा इसमें दोनों में ए नहीं था, 3 माध्यम है, कौन कौन सा, ए जी डब्लू में, इसमें ए नहीं था, ए पहले आया, इसमें डब्लू नहीं है तो डब्लू पहले लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और जो यहाँ था वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ वो यहाँ लिखा है, तो इसी प्रकार जी को हम यहाँ लिख देंगे और ए को हम यहाँ लिख देंगे। तो ए नहीं, जो नहीं ए है ना, ए को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये मेरा फार्मूला और बन जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अगली हेडिंग है, क्या है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपकी स्क्रीन पर। आइए बच्चों पहले हम हेडिंग देखते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक
कोण, क्रांतिक कोण। क्या बच्चों, क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। चलिए बच्चों, एक ग्राफ के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हम 3 डायग्राम बनाने चल रहे हैं। देखिए, इस डायग्राम का नाम ए है, इस डायग्राम का नाम बी है और इस डायग्राम का नाम सी हमने रखा है। अब इस डायग्राम में देखिए, कोई प्रकाश अगर आएगा, देखिए ये पहला माध्यम है, इस तरफ कांच है, इस बार क्या ये कांच है, ये सघन माध्यम है और ये वायु है, विरल माध्यम। ठीक है, सब में वही कंडीशन, इधर कांच वाला माध्यम, ठीक है, अब इधर वायु वाला माध्यम, अब इधर कांच वाला माध्यम, इधर वायु वाला माध्यम। वायु को विरल कहते हैं, सघन कहते हैं, क्या विरल कहेंगे, विरल, विरल मतलब विरल, तो वायु को विरल माध्यम कहेंगे, क्या विरल, और कांच को सघन, घन मतलब कांच के कण बहुत ही घन में होते हैं। अब एक बात बताइए, अब इससे क्या होगा, अगर कोई माध्यम सघन से विरल में जाता है, ठीक है, तो वो अविलंब से दूर जाएगा, इस तरफ जाएगा, अविलंब से के दूर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा अविलंब से दूर जाएगा, ये आई है, ये कौन सा एंगल है आई, ये कौन सा एंगल है आर, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, धीरे धीरे इसके मान को हम बढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी इसको बढ़ाएंगे, इसको हमने बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया ना, देखो पहले से अब आई जो है बढ़ गया, अब ये बेटा इस पर चला जाएगा, इस लाइन पे चला जाएगा, ये जो है ये जो एंगल है ये R90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये तब IC कहलाएगा। देखो अगर इसके मान को हम धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 का हो जाता, तो उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा हम और बढ़ा लें, ऐसे थोड़ा सा हम और बढ़ा लें, क्या बना थोड़ा और, तो ये फिर ऐसे परावर्तन होने लगेगा, क्या होने लगेगा बच्चों, तब ये परावर्तन घटना पे आ जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये देखेंगे, ठीक है। अभी हम तो बच्चों सबसे पहले बेटा हमने क्या देखेंगे, आइए यहाँ पर लिखते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा। कैसे लिखेंगे बच्चों, समझिए बात को। देखिए, यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो एक विशेष मान के लिए, यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं तो एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही उस आपतन कोण के मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों जरा बात को समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होगा, देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए बच्चों इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या है बेटा, दूसरे वाले करने। देखिए पहले आपतन कोण के मान को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे थे, तो एक ऐसी स्थिति आ जाता R 90 अंश का हो जाता, तब यही जो आई है ये क्रांतिक कोण ही कहलाएगा। वही लिखा रहे, यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं तो एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, तो उसी आपतन कोण के मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं।
अब दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, यदि यदि क्रांतिक कोण को, क्या, क्रांतिक कोण को थोड़ा और बढ़ा दें बेटा, यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है, यदि क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा अधिक कर दें, क्या बच्चों, कुछ अधिक कर दें या थोड़ा अधिक कर दें, थोड़ा अधिक कर दें, तो बेटा तो प्रकाश पहले माध्यम में, मतलब तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना आकर, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना आकर पहले माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाती है, ना आकर दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो प्रकाश है, अब हल्का से इसको ये करेंगे, इस पर रहेगा भाई, अब इसको हल्का भी कराएंगे, पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगा, तो प्रकाश पहले माध्यम में ना रहकर किस माध्यम में चला जाएगा, दूसरे माध्यम में, तो मतलब पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, आपतन अपवर्तनांक। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध बताइए। देखिए बच्चों, हम अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध देखेंगे। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध को लेके आए हैं। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हमें मानना होगा, सबसे पहले बच्चों हम स्नेल का नियम लेंगे। स्नेल का नियम, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। स्नेल का नियम, एक माध्यम से दूसरा माध्यम, ठीक है, तो स्नेल का नियम हम मान लिया दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाता है, और साइन आई बटे साइन आर लेंगे, ठीक है, ये हमने लिया है, एक दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी प्रकाश उत्क्रमणीयता नहीं हुआ, अगर होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा लिखेंगे क्रांतिक घटना, क्या लिखेंगे, क्रांतिक घटना। क्रांतिक घटना क्या होता है बेटा, इसमें जो आई होता है वो सी में बदल जाएगा, और जो आर होता है वो 90 में बदल जाता है। भाई क्रांतिक घटना में तो यही तो बदलता है। अब एक काम करिए, ये दोनों मान आप इसमें रखिए, तो 2n1 बराबर साइन आई को हम लिख सकते हैं सी, और साइन आर को लिख सकते हैं 90। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आइए इधर देखते हैं, 2n1 बराबर साइन सी, ठीक बच्चों, बटे साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको आगे पीछे करेंगे, तो आगे पीछे करेंगे 1n2 बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन सी, क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन सी। तो बच्चों या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कोई प्रकाश कहाँ से जा रहा, कांच से वायु में जा रहा हो, किसमें बेटा, माना कोई प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, तो उसका अपवर्तनांक, देखिए दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा, भाई पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। देखो बेटा, यदि कोई प्रकाश है, कहाँ से जा रहा है, कांच से, ग्लास से वायु में जा रहा है, ग्लास से वायु में जा रहा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा,
एन बराबर किसके, देखिए वायु के सापेक्ष, बेटा जिसके सापेक्ष होगा वायु के सापेक्ष उसे पहले लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक होगा उसे हम बाद में लिखेंगे, 1/sin c। तब ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। याद रखना बेटा, जो पहले होगा उसके सापेक्ष ना, और जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।